अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई नशिस्त के साथ इफ्तिखार शिराज़ी का सलाम कबूल कीजिए। हुकूमत वक्त ने अदलिया की जो मैनेजमेंट करनी थी और उसमें नई सफ़बंदियाँ करके हम ख्याल जजेस को आगे लाना था, तो उसका मरहला तो आज तकरीबन मुकम्मल हो गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उसकी जो फॉर्मेशन है वो ये बता रही थी कि हुकूमत जो चाहेगी वही लोग आइनी बेंच के अंदर शामिल होंगे, सरबराह भी वही होगा जो हुकूमत चाहेगी। और ऐसे ही हुआ कि ऐसे में कि कुछ रोज़ कबल जिस शख्स को चीफ जस्टिस बनाया गया तीसरे नंबर से उठा के जस्टिस याया अफरीदी को, आज उसकी राय का हुकूमत ने एहतराम नहीं किया, क्योंकि प्लान यही था कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को आइनी बेंच का सरबराह बनाना है। तो लिहाजा चीफ जस्टिस की राय का एहतराम भी ना किया गया और नहीं बनाया गया। और अब मामला यहाँ तक नहीं है। अब इस दौरान हुकूमत वक्त, बल्कि मैं कहूँ कि मुख्तलिफ हलकों ने अब मुसल्ह अफवाज के अंदर भी एक नई सफ़बंदी की है और वहाँ पे भी कुछ प्रमोशंस हुई हैं और उन लोगों को बड़ी अहम और कलीदी पोजीशंस के ऊपर तैनात भी कर दिया गया है। तो कुछ लोग मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पे प्रमोट हुए हैं और उनकी बड़ी अहम तैनातियाँ भी कर दी गई हैं। कल ही के दिन ये सब कुछ हुआ है। तो सबसे पहले तो बात हम कर लेते हैं जो आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसकी फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अगरचे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के और मज़ीद 4 जजेस और 2 हम कह सकते हैं कि अपोजिशन के लोग भी शामिल थे तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन इसके साथ जो हुकूमत के लोग थे उनका पलड़ा भारी था, क्योंकि एक तो 2 पार्लियामेंटेरियन, साथ में वज़ीर कानून हुकूमत का नुमाइंदा, अटॉर्नी जनरल हुकूमत का नुमाइंदा, बार का नुमाइंदा भी यकीनी तौर पे हुकूमत का नुमाइंदा तस्वर होता है, और साथ में एक अक़लियती जो रुकन ख़ातून को शामिल किया गया, स्पीकर की नॉमिनेशंस थी तो वो भी हुकूमती नुमाइंदा, और उसके बाद जो आइनी बेंच का सरबराह है अमीनुद्दीन ख़ान साहब, जिसको नॉमिनेट ही हुकूमत वक्त कर रही है, तो वो भी हुकूमत का नुमाइंदा। तो यही हुआ कि 7 के मुकाबले में 5 से जो हुकूमत की जो एक तरह से राय थी उसको मुकद्दम जाना गया और अमीनुद्दीन ख़ान साहब को बना दिया गया यानी बेंच का सरबराह। बाकी लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है, सूबों को मुनासिब नुमाइंदगी देने के साथ साथ। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें जो हुआ क्या है, एक तो मैंने ये बताया आपको कि जो जिस शख्स को तीसरे नंबर से उठा के हुकूमत वक्त चीफ जस्टिस बना रही है, मंसूर अली शाह साहब को छोड़ के, मुनीब अख्तर को छोड़ के, और जस्टिस राजा अफरीदी को तीसरे नंबर से एलिवेट करके तो चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। आज वो शख्स जब ये कह रहा था कि जो आपने अमीनुद्दीन ख़ान साहब को आइनी बेंच का सरबराह बनाने जा रही है, दुरुस्त फैसला नहीं है, उन्हें नहीं किसी और को होना चाहिए। लेकिन हुकूमत तो एक प्लान के साथ चल रही थी, तो उनकी राय को एहतराम नहीं दिया गया। लेकिन मोर इंटरेस्टिंगली इसमें जो और 2 लेकुनाज रह गए हैं वो ये, एक तो ये कि जो आइनी केसेस हैं उनका तयन गोया कि मुल्क का चीफ जस्टिस नहीं करेगा, कि जो जुडिशल कमीशन का वैसे तो चेयरमैन है और उन्हीं की फ़ाइनल अप्रूवल से आइनी बेंच का सरबराह भी मुकर्रर होता है। लेकिन जब आइनी मुकदमात की तशरीह का मरहला आएगा, तो अगरचे चीफ जस्टिस ये कहेंगे भी सही कि ये आइनी केस है, लेकिन आइनी बेंच का सरबराह ये तयन करेगा कि क्या ये आइनी केस है या नहीं गैर आइनी केस है। तो वो तयन करके इन केसेस की समाअत को एक तरह से लगाएगा। तो ये एक बड़ी एनॉमली है, अजीब सी बात है। साथ में आज हुकूमत के लोगों से बिलखसूस फ़ारूक अजनैक से, जो सुप्रीम कोर्ट में भी आज मौजूद थे, उनसे पूछा गया, क्योंकि कमीशन के इजलास के बाद वो भी वहीं पर मौजूद थे, तो उनसे पूछा गया कि ये जो आइनी बेंच आपने बनाया इसके खिलाफ एपीलेट कोर्ट कौन सा है। तो पहले तो खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि जी ये 5-7 रुकनी बेंच तो मैक्सिमम है, 5 रुकनी भी बेंच बन सकता है, तो वो सुनेगा, तो उसके अगेंस्ट 7 रुकनी आइनी बेंच पे सुनेगा। लेकिन फिर सवाल उठा कि अगर 5 जजेस ने मुतफ़िका तौर पे किसी केस में फ़ैसला दे दिया है, तो अगर 7 रुकनी बेंच सुनता भी है तो फ़ैसला तो वो सेम रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि मेजॉरिटी जजेस तो फिर भी अपने फ़ैसले के साथ खड़े होंगे। तो फिर उनका ख़्याल ये था या उनका जवाब ये था कि जी हम और जजेस को भी ला रहे हैं, तो उसको और बढ़ाएँगे। तो ये अपनी जगह पे एक बड़ी एनॉमली और कन्फ्यूजन मौजूद है। और इस दौरान क्योंकि अब 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त भी लिखे हैं और चीफ जस्टिस को ये याद दिलाया है
कि 31 अक्टूबर को एक इजलास हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, जिसमें तय हुआ था कि फुल कोर्ट के सामने लगाया जाएगा 26वीं यानी तरमीम का केस। तो 4 नवंबर की काज लिस्ट में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो हम आपको याद दिला रहे हैं कि ये तयशुदा अमर है कि ये काम करना है। तो फुल कोर्ट के सामने अगर आइनी 26वीं यानी तरमीम का केस लगता है तो इस पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे बिहेव करते, तो बड़ा एक कन्फ्यूजन का माहौल बन गया। और इसमें अब लगता ही है कि खुद अदलिया के अंदर एक तसादम की फ़िज़ा, और जिस नीयत के साथ मतलब है कि जो प्राइमा फेसाई हम कह सकते हैं कि जिस नीयत के साथ ये 26वीं यानी तरमीम हुकूमत वक्त ये कहते हैं कि स्पीडी जस्टिस, लगता ही है कि अब वो स्पीडी जस्टिस और ज़्यादा स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कन्फ्यूजन और झगड़े आपस के इसको और ज़्यादा कम कर देंगे। लेकिन इस दौरान मुख्तलिफ हलकों ने अदलिया के अंदर सफबंदी करनी थी। याह्या अफरीदी साहब आगे चीफ जस्टिस, मुनीब अख्तर आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह। जजेस की तादाद 17 से 34 कर दी गई है। हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद में भी 9 से 12 कर दिए गए हैं। यहाँ तो ख्याल है हुकूमत को, लेकिन 22 खाली पड़ी हैं नशिस्तें, गोया कि लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ लोगों को नहीं लगाना, लेकिन इस्लामाबाद में क्योंकि खतूत लिखे जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनके ख्याल में खुफिया एजेंसियों पे, तो यहाँ पे अपने हम ख्याल जजेस को लाना ज़रूरी है ताकि यहाँ की मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए। तो लिहाजा यहाँ पे भी 3 जज और लगा दिए गए हैं इस दौरान। लेकिन जो मैंने कहा कि मुतअद्दिद हलकों ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी वहाँ पे भी साफबंदियाँ की गई हैं। आपको मालूम है कि पिछले दिनों नदीम अंजम साहब को DGI के अहदे से हटाया गया और वहाँ से मलिक कासिम साहब को लेफ्टिनेंट जनरल को लाया गया यहाँ पे। और जनरल शाहिद नदीम साहब पे कुछ ये भी था कि उनको जो कुछ पिछले अरसे में असाइनमेंट्स दी गई थी उन्होंने बेहतर अंदाज में नहीं की, और वो अब सुस्त पड़ गए थे, काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो ज़ाहिर सी बात है, वैसे भी वो टिल फर्दर आर्डर बैठे थे। आपको मालूम है कि जब अनवर काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म थे तो उनके दौर में उनको टिल फर्दर आर्डर एक्सटेंशन दी गई थी। लेकिन बहरहाल उनके हटाने का जो बुनियादी कॉज था वो ये था कि वो अब सुस्त पड़ गए थे, वो काम पे तवज्जो नहीं दे रहे थे, और वो कई असाइनमेंट्स के अंदर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं दे पाए थे। तो उनकी जगह पे मलिक कासिम साहब आ गए। लेकिन अब कुछ और 5-6 और लेफ्टिनेंट जनरल्स को भी प्रमोट किया गया और उनको बड़ी अहम पोजीशंस पे लगाया गया है, जिनमें अगर मैं बताऊं तो इनमें एक तो लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज साहब हैं। टेक्निकली पिछले साल ही से प्रमोट हो गए थे, लेकिन उनको कोर कमांडर मुल्तान लगाया गया है। और इससे पहले वो DG जॉइंट स्टाफ के ओहदे पे काम कर रहे थे। और इस दौरान जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब है, इनको भी प्रमोट किया गया मेजर जनरल से, और इनको लगाया गया है जो डायरेक्टर जनरल जॉइंट स्टाफ के, जहाँ पे पहले एहसन गुलरेज साहब थे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन, और इससे पहले DG पर्सपेक्टिव एंड प्लानिंग के तौर पे ये पहले काम कर रहे थे, तो वहाँ से इनको यहाँ लाया गया है। तो मुसल्लह फ़ौज में इसको भी बड़ी अहम पोजीशन तस्वुर किया जाता है। इसके साथ साथ जो लेफ्टिनेंट जनरल आमिर नजम साहब हैं, ये चीफ इंस्ट्रक्टर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जहाँ पे काम कर रहे हैं, गोया कि करते रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जनरल आसिफ गफूर साहब के जो DGI SPR भी रहे, उसके बाद कोर कमांडर क्वेटा भी रहे हैं, और आजकल वो प्रेसिडेंट हैं NDU यूनिवर्सिटी के। और वो दिसंबर गोया कि अगला जो महीना है उसमें वो अपनी पोजीशन से रिटायर हो रहे हैं। तो मुमकिन तौर पे ये उनकी जगह वहाँ पे प्रेसिडेंट के तौर पे लेंगे। उनके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल अरशद नसीम साहब, ये गोया कि आर्मी मेडिकल कोर्स से हैं, तो इनको इस वक्त सर्जन जनरल लगाया गया है। तो मिलिट्री के जो ये हेल्थ के और जो मेडिकल के इश्यूज़ हैं उनके हम कह सकते हैं कि इस वक्त सरबराह हैं। इसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल हसन खटक, बड़ी इनको भी ये क्वार्टर मास्टर जनरल लगाया गया है। और ये वो पोजीशन है कि जहाँ से पहले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को जो रिटायर हुए हालिया दिनों में, और उनको बाद में सेक्रेटरी डिफेंस लगाया गया है, तो उनकी जगह पे जनरल हसन खटक को क्वार्टर मास्टर जनरल लगाया गया। ये भी बड़ी अहम पोजीशन तस्वर होती है मिलिट्री के अंदर, इसकी बड़ी अहमियत है। इसके साथ साथ अतर वकास साहब हैं, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पे प्रमोट हुए हैं, और इनको एडजुटेंट जनरल के अहदे पे तैनात किया गया है। और आपको मालूम है इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब को जिस वक्त DGISI लगे हैं, उन्होंने जनरल अपना इनको इससे पहले जो थे नदीम को, उनको
रिप्लेस किया है, तो उनकी जगह पे इनको अब एडजुटेंट जनरल लगाया गया है मुसल्लह अफ़वाज में। तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि एक नई सफ़बंदी, नए लोग हैं जो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए हैं और उनको ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। और अब तो खैर ज़ाहिर सी बात है, आर्मी एक्ट में तरमीम हो चुकी है, तो पहले तो हम कह सकते थे कि क्योंकि आखिरी साल है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का, लेकिन अब तो उनकी मुद्दत मुलाजमत वैसे भी 2027 नवंबर तक चली गई है, तो जाके 2027 में कहीं जाके रिटायर होंगे अगर उन्होंने 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद अगर उनको कहा गया कि वो अब चले जाएँ। वरना दूसरी सूरत में क्योंकि एक्सटेंशन की भी पॉलिसी मौजूद है और वो भी एक प्रोविज़न है, तो चाहे तो जो है वो वज़ीर आज़म उनको अगली एक टर्म के लिए भी गोया कि प्रमोट का एक तरह से एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो इस तरह वो टेक्निकली 10 साल तक मुल्क के आर्मी चीफ रह सकते हैं। और आपको मालूम है कि जो तरमीम कल के दिन हुई है, उसमें तो जो अपर एज लिमिट है उसको भी अब तो ख़त्म कर दी गई, बिलखुसूस आर्मी चीफ और सर्विस चीफ के लिए, कि वो अगर एक्सटेंशन का क्योंकि दरवाज़ा खुला है, तो जब तक चाहे हुकूमत वक्त उनको यूनिफॉर्म में बतौर जनरल रख सकती है और वो बतौर जनरल सर्व कर सकते हैं, उनके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। तो ये कुछ नई सफ़बंदियाँ हुई हैं, पहले अदलिया में मुकम्मल की गई और उसके बाद अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कुछ लोगों को प्रमोट करके अहम ओहदों पे तैनात किया गया है। यकीनी तौर पे ये निज़ाम की मजबूती और निज़ाम के ऊपर जो मुकम्मल कंट्रोल है, यकीनी तौर पे उसी हिकमत अमली का हिस्सा है, जहाँ पे बाएतमाद लोगों को की पोजीशंस के ऊपर लगाया जा रहा है। वो सिविल सेटअप के अंदर भी, मिलिट्री सेटअप के अंदर भी और अदलिया के अंदर भी इसी तरह के जो हम ख्याल लोग हैं उनको की पोजीशंस के ऊपर बहरहाल अब तैनात कर दिया गया है। तो देखें कि निज़ाम की मजबूती का बायस बनता है या फिर इससे जो एक इज़्तिराबी कैफियत है वो ज़्यादा और गंभीर होती है, और इससे जो वो लोग के जो वो समझते हैं कि मुतासर हुए हैं, देखना ये कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।